नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। हम 1 अप्रैल से चुनावी सफर पर निकले हैं उत्तर प्रदेश के और अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और अलग अलग लोगों से आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, वहां के लोकल लोग जो हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं मुरादाबाद में। मुरादाबाद की एक पहचान यहाँ के पीतल उत्पादन के लिए हो रही है। हम चुनाव पर बातचीत इस पूरे वीडियो में नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मुरादाबाद के उन तमाम कारीगरों से जो इस पूरे पीतल के कारोबार से जुड़े हैं। सरकार का दावा है, मौजूदा सरकार का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की वजह से ढेर सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। तो उस योजना की पूरी जानकारी लेंगे और टटोलेंगे कि इनकी समस्याएं क्या हैं। जिस पीतल कारोबार की वजह से मुरादाबाद पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, वास्तविक तौर पर इनकी स्थिति क्या है, एक कारीगर के इस तौर पर स्थिति क्या है, पूरी सब कुछ एक एक बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम अंसारी। आजम जी, आप इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं इसी कारोबार से जुड़ा हूँ। पहले तो बताइए, ये पीतल का कारोबार चल कैसा रहा है आप लोगों का? देखिए, जो कारोबारी हालात है 2008 और 2009 के बाद में इस इंडस्ट्री में गिरावट आई है। आज करीब 35 से 40% की गिरावट इसमें है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है, इसकी अपनी कोई मिनिस्ट्री नहीं है। और जो योजनाएं भारत सरकार ने 2004, 2008 और 2009 में बनी थी, वो योजनाएं मौजूदा सरकार में बंद है। पिछली सरकार में छोटे कारीगरों के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जिसमें 15,000 रुपये से इलाज मिलता था, परंतु उसे आयुष्मान में कन्वर्ट कर दिया गया और आयुष्मान बड़े अस्पतालों की योजना बनकर रह गई, जिससे छोटा कारीगर कहीं ना कहीं परेशान है। सरकार समय समय पर योजनाएं तो चलाती है, लेकिन उसके प्रसार न करने के कारण वो दस्तकारों तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं दस्तकार बड़ा परेशान है। आज पलायन करने पर मजबूर है, नेपाल जाने पर मजबूर है, बांग्लादेश जाने पर मजबूर है। जो उसके हकूक है वो नहीं मिल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी है, जब से ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा आया है, बड़े तादाद में कारीगर ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाने पर मजबूर होगा। कारण क्या है? जो सरकार जो योजनाएं पहुंचाना चाहती है, सरकार का बड़ा ऐलान होता है कि हम एक जनपद एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने उसको केवल कागजों में दफन कर रखा है। जो कारीगर यहाँ सब मौजूद हैं, किसी एक कारीगर को पूरी जानकारी नहीं है कि एक जनपद एक उत्पाद नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने एक जनपद में जाके एक योजना चलाई। उसका मकसद ये था कि जिस जनपद में जाए, इस योजना का लाभ उसके जनपद वासियों को मिले, परंतु वो उसका प्रचार प्रसार न होने के कारण, वो जनता के बीच न जाने के कारण वो केवल ऑफिसों तक सीमित हो गई है। जैसे कि मैं अगर उसकी बात करूँ ना, टूल किट बांटी है। टूल किट के अंदर जिन लोगों ने उस टूल किट का सिलेक्शन किया है, ना तो वो कारीगर है, ना उनको उसका पता है, केवल IAS लोगों ने उसे बनाया है। आपका कहना है कि जो कारीगरों के बीच जो सरकार की तरफ से टूल किट बांटा गया है, मतलब जो उनके सामान को दिए गए हैं, वो असल में जो जिनको पहुंचना चाहिए तो उनको पहुंचे ही नहीं। वो पहुंचाने की बात है, वो सामान ही नहीं है। अच्छा। अगर मुझे जरूरत है कंघी की तो मेरे हाथ में गेंद का बल्ला थमा दिया गया। हाँ। मुझे मशीन की जरूरत है, मेरे पास में कटर थमा दिया गया। यहाँ ढलाई के अंदर बहुत सारी कास्टिंग की जरूरत है, बजाय इन्हें इंग्रेविंग का आइटम थमा दी गई। एक कॉमन किट उन्होंने बनाई है, जो कि ना कि एक्सपर्ट से मिलकर बनाई गई है, ना कारीगरों की जरूरत के हिसाब से बनाई है। वो केवल एक फॉर्मेलिटी है। चाहिए क्या? अगर मान लीजिए ये बातचीत आपके मुख्यमंत्री सुन रहे हो, तो अभी एक कारीगर के तौर पर आपको क्या चाहिए, किन सुविधाओं की जरूरत है, जिसकी वजह से ये कारोबार एक बार फिर आप कहें 2008-2009 में की स्थिति में वापस लौटा है? देखिए, इसका कारण खाली टूल किट नहीं है। सरकार को जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कारीगर के लोग हैं, जो NGOs हैं, जो कारीगर के वेलफेयर की बात करते हैं, उनसे परामर्श करना चाहिए कि इनको क्या चाहिए। भाई, मुझको अगर कभी बुखार की दवाई की जगह अगर आप पेट दर्द की दवाई देंगे तो मेरा बुखार सही हो पाएगा क्या? हमें बुखार के टाइम में बुखार की दवा चाहिए, पेट दर्द के टाइम में पेट दर्द की दवा चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन, हम लोग चाइना से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, हम लोग टर्की से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, हम लोग और जगह से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। हमने सरकार से बार बार कहा है कि इस मुरादाबाद के अंदर नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जिससे हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और अच्छा कारोबार करें। हमारे हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग सर्विस सेंटर बनाया जाए, जिससे भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का डायरेक्ट लाभ कारीगर को मिल सके। हमने कहा हमारे शहर के अंदर एम्स जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जाए। हम बहुत खुश थे जब देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम मंडल पर एम्स बनाएंगे, तो मैंने कहा मुरादाबाद जिगर का शहर है, मुरादाबाद नवाब मज्जूली खां की धरती है, मुरादाबाद सूफी अम्बा प्रसाद का घर है, मुरादाबाद दस्तकारों का मरकज है। तो हम समझते थे कि मुरादाबाद में एम्स बनेगा। हमारे लोगों में बड़ी खुशी थी, लेकिन वो केवल सपना बनकर रह गया।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, मुरादाबाद इंडस्ट्री जो मुरादाबाद मंडल के अंदर 5 जिले हैं और 5 जिले इंडस्ट्री का शहर है। मुरादाबाद का रामपुर है, उसके अंदर चाकू इंडस्ट्री है। मुरादाबाद का अमरोहा है, उसके अंदर ढोलक इंडस्ट्री है। मुरादाबाद का संभल है, उसका सिंग इंडस्ट्री है। मुरादाबाद का बिजनौर है, वहाँ वैद इंडस्ट्री है। मुरादाबाद जो खुद एक 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में विश्वविख्यात पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एम्स की जरूरत है, यहाँ यूनिवर्सिटी की जरूरत है, यहाँ हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग सर्विस सेंटर की जरूरत है, यहाँ नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। यहाँ इस उद्योग को बढ़ाने के लिए एक अलग मंत्रालय की जरूरत है। इस उद्योग को बढ़ाने के लिए दस्तकार बुनकर आयोग की जरूरत है, जिसमें हम अपनी समस्या का समाधान करें। क्या वजह है कि देश के अंदर SC/ST आयोग बनता है, देश के अंदर माइनॉरिटी आयोग बनता है, देश के अंदर OBC आयोग बनता है। अभी एक दल ने कहा कि हम किसान आयोग बनाएंगे। तो जो देश का 22% कारीगर है, जो देश का 22% दस्तकार है, उसके लिए आयोग क्यों नहीं बनाया जा सकता? उसे इंसाफ कौन देगा? उसके उत्पीड़न को कौन झेलेगा? आज जब हमारा कारीगर काम करता है तो एक छोटा सा व्यक्ति आता है, वो हमारे कारीगर की बेइज्जती करता है, उसको सम्मान नहीं देता। एक तरफ तो आप हमें पद्मश्री देते हैं, एक तरफ हमें शिल्प गुरु बनाते हैं, दूसरी तरफ हमारा सम्मान नहीं हो पाता। मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुखिया को, इस पर मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस पर संज्ञान लेना होगा और गंभीरता से इनके हेल्थ के ऊपर, इनके एजुकेशन के ऊपर, इनके वेलफेयर के ऊपर, इनके रहन सहन के ऊपर इन पर काम करना होगा। और उन जो लोग पूरी दुनिया में अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों से, कलाकृतियाँ पूरी दुनिया के बेडरूम सजाया करते थे, उनके हाथों से ई-रिक्शा छीन कर फिर उनके हाथों में रोजगार देना होगा। ई-रिक्शा की वजह क्या है? एक तो डिमांड तो बढ़ ही रहा है, पीतल के जो सामान बन रहे हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पीतल का डिमांड 20% ले गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1998 में कहा दुनिया बदल रही है, हमने एल्यूमिनियम का विकल्प चुना, एल्यूमिनियम का आदमी स्टील का विकल्प चुना, स्टील का हम लोहे के विकल्प पे जा रहे हैं। लेकिन चूंकि मजदूरी कम होने के कारण हम ई रिक्शा चलाने में मजबूर हैं, ठेला लगाने में मजबूर हैं, पलायन करने में मजबूर हैं। और कहीं ना कहीं ये नौजवान जिसका एक सपना था कि मेरे हाथों की बनाई हुई चीज प्रधानमंत्री जब जर्मन के चांसलर को देते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। मुझे जब पद्मश्री मिलता है, जब राष्ट्रपति भवन में खड़े होता है, ऐसा लगता है पूरा कारीगर समाज खड़ा है। लेकिन उसके लिए एक आयोग बनाना बहुत जरूरी है, उसकी सुविधाओं को आगे लाना बड़ा जरूरी है। क्या नाम है आपका? फैजान, अभी इस पूरे मतलब इस पीतल की नक्काशी और इन सब से जुड़े हुए कारोबार से जुड़े हुए हैं जी। क्या मुख्यतः आप क्या काम करते हैं? मतलब इसमें कई काम है, कई चरणों काम, कोई नक्काशी कर रहा है, कोई भट्ठी का काम कर रहा है, आपका क्या काम है? भट्टी का काम है हमारा। भट्ठी का काम है। अभी कैसा काम, जैसे आपके ही एक जानने वाले ने बताया कि काम को लेकर ये चाहते हैं कि एक आयोग गठन हो जाए, एक यूनिवर्सिटी का यहाँ मिल जाए, एम्स की भी बात उन्होंने कही है। पहली बात तो ये बताइए, जब भट्ठी पर आप लोग काम करते हैं तो जो जरूरी सुरक्षा के मापदंड होते हैं, मतलब आपको मास्क लगा होना चाहिए, आपको चश्मा होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हैं? ये सुविधाएं सरकार की तरफ से या जिनके लिए भी आप काम करते हो वो मिलता है कि नहीं? हालांकि हमें कुछ नहीं मिल पाता। सुबह से शाम तक हम ढलाई करते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी मजदूरी नहीं मिल पाती कि अपने आंसू पोंछ सके हम। कारीगर की लाइन इस समय ऐसी है कि एक बराबर, जैसे कि सुबह को किसी का काम होता है, कर लेता है, वो घर चला जाता है, परिवार पाल लेता है। हालांकि हमारी कंडीशन भी सेम ऐसी है। इस साल हमारा कारोबार, इस साल क्या पिछले साल, आने वाले हर साल में जितने भी गए, कारोबार नहीं हो पाया ढंग से। शाम को सुबह को आते हैं थके हारे, शाम को जाते हैं, कुछ हत्ते नहीं लग पाता। परेशान हाल हैं। योगी जी से हमारी यही प्रार्थना है बस कि योगी जी हमारा कारोबार पे थोड़ा आप ध्यान दें। क्या ध्यान दें? सरकार क्या करे ऐसा कि आपकी स्थिति में सुधार हो जाए? हम तो यही चाहते हैं, हमें सरकार से कोई एतराज़ नहीं है, सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है और हम बस यही चाहते हैं हमारा कारोबार खुल जाए। काम क्या चाहिए सरकार के स्तर पर? वो कौन सी बुनियादी चीज़ों में सुधार करें वो लोग जिससे आपकी आजीविका, आपका पैसा, आपकी आमदनी बढ़ जाए? जैसे आप जूझ रहे होंगे ना कई तरीके की समस्या, कौन सी वो समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं? महंगाई एक है, ठीक है। अभी आप अपने रोजगार पे बताइए। अपने रोजी की तरफ पे बताना है। हाँ। हमारी सिल्ली 300 रुपए किलो हुआ करती थी, हाँ। आज 500 रुपए किलो है। ठीक, तो हमारा सुबह से शाम तक काम करते हैं तो हमारा 2 किलो माल उड़ता है, जिसको हम छीज बोलते हैं। ठीक है। हवा में उड़ जाता है धुआं बन करके। हमारे 1000 रुपए वो जाते हैं मात्र कोला। कोले के पर यह हाल है कि कोला हमारा 20 रुपए किलो हुआ करता था, आज 45 रुपए किलो है। रही मजदूरी की बात, मजदूरी हमारी पहले 60 रुपए किलो हुआ करती थी, आज 50 रुपए किलो है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी ये महंगाई जो है ये सस्ताई हो जाए और हमारी जो मजदूरी है वो बढ़ जाए। अच्छा, मजदूरी बढ़ जाए जिससे स्थिति सुधार हो जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। आप अभी देख रहे थे कि हम लोग आए तो आप कुछ काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे?
हम ढलाई का काम करते हैं, ढलाई का काम बर्तन करते बनाने का काम करते हैं। बर्तन बनाने का कैसा कारोबार की स्थिति क्या है? बड़ी चिंताजनक स्थिति आपके दो अन्य साथियों ने बताई। स्थिति तो इतनी खराब है कि बहुत ज़्यादा खराब है। अभी इसी महीने में लेके देख लो, क्या नाम है उसका, 9 दिन काम करा इस महीने में। अब इस 9 दिन में हम क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? क्या कर्जा या बिजली का बिल या कोले के पैसे या इसके या उसके या क्या क्या करेंगे हम, बताओ। इतनी कमाई नहीं हो रही हमारी, हर तरफ से जो है महंगाई मार दे रही है। सरकार के तौर पर आप क्या चाहते हैं? क्या किसी प्रकार की आप सरकार के तौर पे हम ये चाहते हैं कि हमने जब भी कहीं पे तक हमने लोन की बात करी या पैसे उठाने की बात करी तो हमें जो है ब्याज का पैसा दिखा दिया गया। हमारी जरूरत के लिए पैसा आ रहा है मगर हमें नहीं मिल पा रहा पैसा बिल्कुल भी। अगर हम पैसा मांगना चाह रहे हैं तो वो पैसा गिर गया है कि तुम्हारे लोन मिलेगा इसमें। अब हम गरीब आदमी, बताओ, घर देखें या लोन देखें? लोन के पैसे कहाँ से भर सकते हैं हम? तो आप चाहते हैं सरकार आपको कुछ अनुदान दे, कुछ पैसे का सहयोग करे जिससे आपके बिजनेस को बूस्ट कारोबार करें हम, जिससे कुछ आगे बढ़ा में, मगर ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा। हर तरफ से लूटने और खसोटने वाले हमें ज्यादा हैं। हम बताओ अपने बच्चों को पाले या काम करें या क्या करें? बस सुबह से शाम तक काम करें, रात को जाके सो जाए, फिर सुबह काम पे आ जाओ। ये ड्रामा चल रहा हमारे साथ, तो कुछ नहीं हो रहा। इस सरकार में हमारा कुछ नहीं हो रहा, इस सरकार से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारा तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा, कोई फायदा नहीं हुआ जब से ये हमारी सरकार आई है। उसके पहले क्या कुछ सहयोग मिलता था सरकारों से? जब से आप सरकार मान केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आए हैं तब से आप बता रहे हैं स्थिति खराब हुई है। और भाई सरकार तो कोई सी भी बेटी, आज तक फायदा ही नहीं हुआ कारीगर को। सरकार ये नहीं कि योगी आदित्यनाथ या वो क्या नाम है मोदी साहब, ना, हमें फायदा ही नहीं हुआ कारीगर को, आज तक किसी बात का लाभ ही नहीं उठा। अगर हमने पैसे की बात करी तो हमें एकदम बोले ये तुम्हें इतना ब्याज देना पड़ेगा और इतना ब्याज देना पड़ेगा, इसमें जब पैसा तुम्हें मिलेगा। ऐसी योजना चलाए सरकार की जिसमें कारीगर को फायदा होवे कि लो ये कुछ पैसा है, कुछ कारोबार करो, सब गरीबों को हमें कारोबार मिले। ऐसा नहीं कि हम जितनी मजदूरी करें, अब जिस दिन सिल्ली नहीं होगी हमारा काम नहीं होगा, उस दिन हमें परेशानी, इधर उधर हमारे ढकेली फिर रहा है। ठीक, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, क्या किसी सरकार की तरफ से इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, क्या किसी सरकार की तरफ से पहले जो यहाँ के शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, उनको किसी प्रकार के मंथली या कोई सहयोग मिलता रहा है क्या पिछले 50 सालों में, 60 सालों में? डायरेक्टली कोई नहीं मिला। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि 2008 में आर्टिजन क्रेडिट कार्ड की योजना आई, हमारे कारीगर को वही जो आम ब्याज है उससे भी और बढ़कर दिया गया। उसके बाद में मोदी जी की मुद्रा योजना आई, उन्होंने कहा 1% तो हम आप लोगों को देंगे, लेकिन 1% पे जाते जाते जब उसका कैलकुलेशन किया वो 18-19% हो जाकर बैठी। तो जो डायरेक्टली लाभ है, जैसे मनरेगा के लोगों को काम करते हैं लाभ मिलता है और लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन इस कारीगर को कभी कोई ऐसा लाभ नहीं मिला। एक छोटा सा लाभ 2004 में बड़ी कोशिश के बाद में हेल्थ कार्ड का मिला था, राजीव गांधी शिल्पी, तो उसे फ्री दवाई मिलती थी, लेकिन वो इस सरकार में बंद कर दिया गया। हमने अब जैसे लोग जो चुनावी घोषणाएं हो रही हैं, कोई कहता है 1 लाख रुपए देंगे, कोई कहता है 72,000 रुपए देंगे, कोई, तो हमारा कारीगर आस लगाए। हमारी ये डिमांड नहीं है 70, 72, 50 हज़ार से हमारा कुछ नहीं हो रहा, या 1 लाख रुपए से कुछ। 1 लाख रुपए में 50 किलो माल आता है, 100 किलो माल आता है तैयारी का। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो कारीगर है उसे आर्टिजन पहचान पत्र के विभाग पर 2 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर दी जाए और उसको ये कहा जाए कि तुम अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करो, अपना कारोबार एस्टेब्लिश करो और कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए से अपने परिवार को चलाओ। यदि आपका कारोबार में एक परिवार में 1 सदस्य है तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा। सरकार ने कोई डायरेक्ट लाभ नहीं दिया है, और जो लाभ दिया है तो वो इतना घुमा मिला के दिया, वहां तक कारीगर नहीं पहुंच पाया है। आप चाह रहे हैं कि पहचान की जाए, मेन टू मेन मार्केट पहचान पत्र है जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट की ओर से बनाया जाता है, तो सबको पहचान पत्र मिला है। हाँ। इस समय बहुत बड़ी तादाद में पहचान पत्र है, लेकिन उस पहचान पत्र का रिन्यूअल 2017 में वो पहचान पत्र बने थे और 2022 में उसका रिन्यूअल खत्म हो गया। आज तक उसका टेंडर नहीं हुआ है, भारत सरकार नए कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। उधर सुविधाएं सरकार हम नहीं समझ पा रहे हैं सरकार कहाँ कमी हो रही है। सरकार एक तरफ बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है कि हम ये देना चाहते हैं, हम ये देना चाहते हैं। राजनीति में हर आदमी बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है, लेकिन वो धरातल पे आते 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 अगला 5 साल पंचवर्षीय चुनाव चला जाता है। जैसे हम अगर डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट की बात करो, हम लोग डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर हम उस योजना की बात करें, उस योजना से हम उसकी जो योजना है, जो पंचवर्षीय योजना है, उन पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत दूर है, कहीं ना कहीं वो धरातल पे नहीं। ठीक, तो ये पीतल से जुड़े कुछ कारोबारी थे, इनकी टीस है कि बढ़ती महंगाई और बढ़ते कंपटीशन
टर्की और इन तमाम जगहों पर जो लोग आ रहे हैं उनके उत्पाद की वजह से कुछ बोलना चाह रहे थे? दूसरी बात में इस खास करके ढलाई की भट्टियों की बात कहूंगा। एक तरफ सरकार ये कहती है वो पोल्यूशन मुक्त की बात कर रहे हैं, एनजीटी का आदेश है कि कोयला नहीं जलना चाहिए, लेकिन कोयला न जलने के कारण भट्टी बंद करने की वजह से हम कैसे उत्पादन कर पाए? जब तक आपका कोई विकल्प तो है नहीं और आप हमसे कह रहे हैं ये भट्टी बंद कर दीजिए, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट और हमारी डिमांड बढ़ रही है। अभी हमने बड़े प्रयासों से गैस की भट्टी तैयार की है, जैसे सिडबी, निस्वाट, सारे लोग अलग अलग लेकर आए, कोई 2.25 लाख रुपए की लेकर आया, कोई 4 लाख रुपए की लेकर। अगर ये कारीगर 4 लाख रुपए की भट्टी लगाएगा तो ये कहाँ से 4 लाख रुपया लाएगा? ये गैस की पाइपलाइन का कनेक्शन लगा तो 1.5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? सरकार को इसके लिए छोटे छोटे क्लस्टर बनाने चाहिए। गैस क्या आप भट्टी पार्क वगैरह चाहते हैं क्या? इंडस्ट्रियल पार्क अगर मुरादाबाद में फुल्ली पूरे इसे पीतल के काम के को लेकर डेडिकेटेड एक पार्क बना दिया जाए इस तो उससे कोई समाधान हो पार्क से सकेगा? कोई काम नहीं चलेगा। इस पूरे मुरादाबाद को ही स्मॉल इंडस्ट्री पार्क घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये घरों में इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग की तरह है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास जगह नहीं है, उन्हें किराए का मकान लिया, नीचे काम करने बैठ गया। तो ये घर घर में जो काम होता है ये कुटीर उद्योग की भाषा में आता है, और जब कुटीर उद्योग की भाषा में आता है सरकार को चाहिए कि पूरे मुरादाबाद को SEZ घोषित कर दिया जाए। इन लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, जब लाभ मिलेगा SEZ मतलब स्मॉल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाए, जिसका लाभ मिलेगा। अगर इन लोगों को पर्याप्त गैस मिलेगी, सब्सिडी गैस मिलेगी, जो 45 रुपये का कोयला है 20 रुपये किलो की गैस मिलेगी, इन्हें लाभ होगा। इन्हें सब्सिडी पे भट्टी मिलेगी तो इन्हें लाभ होगा। और इनके पास जो मजदूरी है, अगर ये जैसे मेरे भाई ने कहा कि 300 रुपये की मजदूरी मुझको पड़ती है, सरकार माने कि हमने 300 रुपये मजदूरी, हमें 300 रुपये सब्सिडी देंगे रोज की, या 100 रुपये रोज की सब्सिडी देंगे, तो वो जो 100 रुपये होंगे इनके लिए वरदान होगा, उससे अपने बच्चों की एजुकेशन कर पाएंगे। ये जैसे अभी मेरे भाई ने कहा हमने 9 दिन काम किया है। 9 दिन काम करने का मतलब है कि अगर 500 रुपये से ना 45 रुपये कमाया, आज ईद का बड़ा पर्व हमारे सर पर है, कैसा लगता होगा वो उस व्यक्ति को जो ईद के पर्व जिससे हाथ तक चंद पैसे लेकर अपने बच्चों को लेकर उन बाजारों में घूमता है, जिसकी रौनक पूरी दुनिया देख रही है। मैं कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनके लिए एक ऐसी योजना बनाई जाए जिस पर इनका भला हो सके, इनको एजुकेशन मिल सके, इन्हें हेल्थ मिल सके, इनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। और मनरेगा के तर्ज पर, जैसे मनरेगा के लोगों को गड्ढा खोदने में 400 रुपये मिलते हैं, मेरे कारीगर को मेहनत करने के बाद में अगर वो 200 रुपये देंगे तो मैं उनका आभारी रहूँगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार को चाहिए कि पूरे मुरादाबाद को स्मॉल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दें, ताकि भट्टी जो कोयले का उत्पाद, कोयले से काम कर रहे हैं, उससे गैस की काम हो जाए, भट्टी ने सब्सिडी पे मिल जाए। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर भी ये कुछ सहयोग चाहते हैं सरकार से। खैर, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पीतल की। इनका एक दर्द ये भी है कि चाइना और टर्की जैसे देश पीतल के कारोबार में एंट्री कर रहे हैं, और उनकी वजह से वो पूरा मार्केट एक तरह से बहुत ज़्यादा वहाँ कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि उनका जो उत्पादन हो रहा है वो हैंडीक्राफ्ट मतलब एक तरह से नक्काशी जो हाथों से की जाती उसका नहीं है, वो मशीनों से कर रहे हैं, तो उसकी लागत कम होती है और उत्पादन ज़्यादा होता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों की समस्या झेल रहे हैं। ये पूरी बातचीत हम आपको पहुँचा रहे हैं। ये समझना होगा कि चुनाव के इतर भी जब हम जाते हैं तो लोगों के जो मुद्दे होते हैं, जिनसे वो उनका दिन प्रतिदिन जो प्रभावित होता है, वो भी आप तक पहुँचे। ये बड़ी इंडस्ट्री है जिससे बड़े स्तर पर रोजगार मिलता है लोगों को। हिंदुस्तान इस पूरी चुनावी यात्रा में आपको ऐसी ढेर सारी कहानियां आप तक पहुंचाएगा, जिससे रोजमर्रा की जीवन लगातार लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। बने रहिए हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान की खास इलेक्शन स्पेशल सीरीज 24 का चौधरी कौन। नमस्कार।